हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। जनरली हमारे करंट अफेयर्स डेली होते हैं, मॉर्निंग 9 AM पर होते हैं, लेकिन कल दिवाली थी तो जिसके कारण आज हमारे करंट अफेयर्स थोड़ा सा डिले हो गए हैं। बट डेफिनेटली हम यहाँ पे 1 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, करंट इवेंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कल जो हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे उसका एक क्विक रिवीजन भी देखेंगे, रिकैप भी डिस्कस करेंगे। और कल मैंने जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको पूछा था उसको भी हम रिवाइज यहाँ पर करने वाले हैं। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज 1 नवंबर है एंड 1 नवंबर को आप सभी को पता है कई सारे राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था। जैसे कि कर्नाटका में कर्नाटका स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही मध्य प्रदेश का भी आज स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश राज्य का जो फॉर्मेशन है वो 1956 में 1 नवंबर को हुआ था, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ उससे अलग हो गया और 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनता है मध्य प्रदेश से सेपरेट होके। तो आज आप एमपी के जो स्ट्रक्चर देखते हैं, एमपी का जो मैप देखते हैं वो 2000 में बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 नवंबर को 7 इंडियन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। कौन कौन से हैं वो स्टेट? तो सबसे पहले 1956 की अगर बात करते हैं, 1956, 1956 में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य का फॉर्मेशन हुआ। हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। हरियाणा और पंजाब, ठीक है, तो 1966 में हरियाणा और पंजाब का फॉर्मेशन हुआ। 1956 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 में किया गया था। ठीक है। अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 में, आर्टिकल नंबर 3 में नए राज्यों के फॉर्मेशन के बारे में, पुराने राज्यों के डिवीजन के बारे में, उनके बाउंड्री को सेट करने के बारे में प्रोविजंस मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 में। इसके अलावा हमारे देश में एक समय पे बहुत ज्यादा डिमांड उठती है कि सभी राज्यों का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब भाषाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। उसके बाद कई सारे कमीशंस के फॉर्मेशन होते हैं। आप लोग ने एसके धर कमीशन के बारे में सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी ने भी एक कमीशन का फॉर्मेशन किया था। और फाइनली फॉर्मेशन होता है फजल अली कमीशन का। तो फजल अली कमीशन को हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से जानते हैं और इस कमीशन को सेटअप किया गया था 1953 में। और इन्होंने फिर एक एक्ट पास किया था जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के नाम से जानते हैं, जिसके बाद यहां पर 14 राज्यों का फॉर्मेशन किया गया। तो 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हमारे देश में फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हुआ है। यहाँ पर ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था, इसके मेंबर कई बार एमपीपीएससी जैसे कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 3 मेंबर थे जिसको चेयर कर रहे थे फजल अली, इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी हम कहते हैं। फजल अली के अलावा 2 और मेंबर थे, एचएन कुंजरू एंड केएम पनिकर। तो इनके नाम कई बार आप देखेंगे पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इन तीनों मेंबर्स के नाम हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज का इंपॉर्टेंट डे हमने देख लिया। हालांकि आज हम वर्ल्ड वीगन डे भी सेलिब्रेट करते हैं और 2021 से ही वर्ल्ड वीगन डे की शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसके अलावा 1 नवंबर को हमने देखा काफी सारे राज्यों के स्टेटहुड डे या फिर उनकी स्थापना दिवस हमने देखा। अब जो लास्ट क्लास हमने देखी थी 31 अक्टूबर, उसमें हमने काफी सारी न्यूज को कवर किया था, लेकिन उनमें जो सबसे खास रिकैप है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमने डिस्कशन किया था प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, और इस योजना को रिसेंटली 10 ईयर कंप्लीट हुए हैं जो कि ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, इसलिए इसकी 10 साल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। फिर आयुष्मान भारत योजना, इसका एक्सपांशन किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो 70+ सीनियर सिटीजन होते हैं तो 70+ लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और इसके लिए एक अलग से उनको आयुष्मान कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया का पहला राइटर विलेज, इसको इनॉग्रेट किया गया है कहां पर? देहरादून में। फिर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, पहली इंडियन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बन चुकी हैं जिनका नाम क्या है? रचेल गुप्ता है। फिर स्विगी इंटरनेशनल हो गया है, स्विगी ने इंटरनेशनल लॉगिन्स को अलाउ किया है। इंटरनेशनल यूजर्स भी स्विगी में अकाउंट बना के जो भी स्विगी के ई कॉमर्स बिजनेस है, प्लेटफॉर्म है, इंस्टामार्ट है, उससे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं यूजिंग द यूपीआई। और अब ये 27 कंट्रीज के एनआरआईज के लिए भी अवेलेबल है।
फिर मैंने आप लोगों को वज्र शॉट के बारे में डिस्कस किया था, और एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसको रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है फॉर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसके अलावा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था सोहराई पेंटिंग के बारे में, जो कि आपको झारखंड का एक जीआई टैग प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंदर भी लाया गया एक प्रोडक्ट है। तो सोहराई आर्ट पेंटिंग को रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया है ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट विजिट करने कजान जब गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तब इन्होंने उसे गिफ्ट करने का काम किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे जो 31 ऑफ अक्टूबर के थे। आइए स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला है एनसीपीसीआर रिपोर्ट। एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, रिसेंटली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी भी हमारे देश में काफी ज्यादा मात्रा में चाइल्ड मैरिज होती है, जिसमें टॉप पर आपको यूपी देखने को मिलता है। यूपी में लगभग 5 लाख से ज्यादा चिल्ड्रन जो है वो इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड मैरिज। यूपी के बाद आपको आसाम स्टेट और उसके बाद मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 11.5 लाख चिल्ड्रंस यहाँ पे उनकी चाइल्ड मैरिज से वो विक्टिम है या संवेदनशील है या फिर इफेक्टेड है। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं जो कि एनसीपीसीआर ने पब्लिश की है, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन वल्नरेबल चाइल्ड चिल्ड्रन टू चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड ऐसे दो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे कोई भी केसेस आपको चाइल्ड मैरिज के देखने को नहीं मिल रहे। अगर हम एनसीपीसीआर के बारे में बात करें, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका फॉर्मेशन 2007 में न्यू दिल्ली में किया गया था, और चेयरमैन कौन है? प्रियंक कानूंगो इसके चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब आप सभी को पता है कि जो सेंसस होती है, जो जनगणना की जाती है हमारे देश में, वो हर 10 साल के इंटरवल के साथ की जाती है। 2011 में लास्ट सेंसस हुई थी और 2021 में सेंसस हमारे देश में होनी थी, लेकिन उस समय चल रहा था कोविड 19। कोविड 19 के कारण यहाँ पे जो सेंसस है वो डिले हो गई, और फाइनली इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि 2025 से सेंसस को स्टार्ट किया जाएगा, मतलब काउंटिंग की जाएगी। ये जो जनगणना का कॉन्सेप्ट है या जनगणना जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रन करता है या कंक्लूड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसस जो है वो 2025 से स्टार्ट होगी। इसको शेड्यूल किया जाना था 2021 में, लेकिन कोविड 19 के चलते ये डिले हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि 2025 का जो सेंसस है हम करेंगे, और सेंसस करने के जस्ट बाद डीलिमिटेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। हमारे देश में परिसीमन आयोग का गठन भी किया जाता है। ये सारी बातें आपको आर्टिकल नंबर 82 में मेंशन मिलती हैं। परिसीमन या फिर आपका डीलिमिटेशन क्या होता है? तो डीलिमिटेशन का मतलब है कि हमारे देश में जो लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वहां पर रहने वाली जनसंख्या के आधार पर है। जनरली हम बात करते हैं कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे आपको जनरली एक सीट देखने को मिलती है, लेकिन अब लगातार पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रही है। तो डीलिमिटेशन करने से मतलब सेंसस के बाद जब डीलिमिटेशन होगा, तो उसके बाद अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो नंबर ऑफ लोकसभा सीट या फिर नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स की अगर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है तो उसको बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2028 तक हम डीलिमिटेशन प्रोसेस को भी समाप्त कर देंगे। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मृत्युंजय कुमार नारायण के बारे में, जो करेंटली रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके टेन्योर को भी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे देश में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें सिंक्रोनस मैनर में, मतलब हर 10 साल के इंटरवल में होने वाली जनसंख्या, तो 1881 में 1881 में पहली सिंक्रोनस सेंसस को कंडक्ट कराया गया था, और उसके बाद हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है। पहली जो सेंसस हुई थी उसके जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था डब्ल्यू सी प्लाउडन। ठीक है, अगर इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका सेंसस होती है, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। हमारे देश में आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट देखने को मिलती हैं। सबसे पहली होती है यूनियन लिस्ट, जिसको हम केंद्र सूची कहते हैं। फिर होती है स्टेट लिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य सूची के विषय कहते हैं। फिर आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। इन सूची में जो भी टॉपिक्स होते हैं समवर्ती सूची में, उन सभी टॉपिक्स पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन आपको कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक देखने को मिलता है। अभी हम बात कर रहे हैं सेंसस के बारे में, तो सेंसस आपको यूनियन लिस्ट का टॉपिक देखने को मिल जाएगा, जो कि 7th नंबर के शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है।
ठीक है। सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948, इसको कंडक्ट किया जाता है। अगर हम परिसीमन के बारे में बात करते हैं, मतलब डीलिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो डीलिमिटेशन के बारे में आपको मिल जाएगा हमारे आर्टिकल नंबर 82 में और आर्टिकल नंबर 170 में। ठीक है। यहाँ पर जो डीलिमिटेशन है उसको 1976 में सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट। ठीक है। उसके बाद 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारा डिलिमिटेशन हुआ है। अब वापस से डिलिमिटेशन करके बोला गया था कि 2026 तक रहेगा, तो 2026 से पहले हमें सेंसस करा के वापस से परिसीमन करना होगा। ठीक है। अब मैंने कल आप लोगों को करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास जी को रिसेंटली क्या रेटिंग दी गई है बाय द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड। तो शक्तिकांत दास जी को ए पॉजिटिव या ए प्लस रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। शक्तिकांत दास जी के अलावा अगर हम देखेंगे तो डेनमार्क डेनमार्क का जो सेंट्रल बैंक है उसके जो गवर्नर है उनका नाम है क्रिस्टीन कैटल थॉमसन। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के जो गवर्नर हैं, बैंक के गवर्नर, उनका नाम है थॉमस जॉर्डन। इन्हें भी ए प्लस रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है शक्तिकांत दास जी के साथ। तो ये हमारा रिवीजन क्वेश्चन था जो मैंने कल आपसे पूछा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट ने, मतलब 100% स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था कि ए प्लस या ए पॉजिटिव रेटिंग प्रोवाइड की गई है शक्तिकांत दास जी को। सिमिलर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से भी आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, और यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी और मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है AIFF विंस AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर द ग्रास रूट फुटबॉल। तो रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, कल्याण चौबे हैं, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को रिसेंटली AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है। सिल्वर अवार्ड दिया गया है। लास्ट ईयर ब्रोंज मेडल मिला था, ब्रोंज अवार्ड मिला था, और इस साल सिल्वर अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया है और देश में फुटबॉल को प्रेरित किया है, इनकरेज किया है। ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो सियोल साउथ कोरिया में हुई थी। अगर हम बात करें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कई सारे इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो खेलो इंडिया प्रोग्राम को 90 से ज्यादा शहरों में हमने लेकर आए और फुटबॉल को प्रमोट किया। इसके अलावा फीफा एंड AIFF एकेडमी को भी भुवनेश्वर में सेटअप किया जा रहा है, जिससे हम ग्रास रूट लेवल पे जाके फुटबॉल के सेक्टर में काम कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। सबसे पहला नाम आता है जस्टिस KS पुट्टास्वामी का। इनका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं स्पेशली, तो इनका नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी आधार के रिगार्डिंग, क्योंकि आधार में बायोमेट्रिक होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, और राइट टू प्राइवेसी के लिए इन्होंने पिटीशन फाइल की थी। और फाइनली फिर 2017 में क्या हुआ, 2017 में 9 जजेस की एक बेंच का फॉर्मेशन किया गया था, और उसके बाद यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी हमें दिया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में डिफाइन है। तो उसको पिटीशन फाइल करने वाले कौन पर्सन थे, आंसर है जस्टिस KS पुट्टास्वामी। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 98। इन्होंने 2015 में पिटीशन को फाइल किया था, एंड 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था प्राइवेसी टू बी द फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी के लिए जाना जाता है KS पुट्टास्वामी को अंडर द आर्टिकल नंबर 21। अब अगला एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है रोहिणी गोडबोले का। तो रोहिणी गोडबोले का रिलेशन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक फिजिशिस्ट थी जिन्होंने फिजिक्स के फील्ड में काफी ज्यादा काम किया है, और जेंडर इक्विटी प्रोपोनेंट पर भी इन्होंने काम किया है। रोशिनी गोडबोले, शी पास्ड अवे। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था 2019 में। इसके अलावा फ्रांस की गवर्नमेंट है, उन्होंने फ्रेंच नेशनल मेडल ऑफ मेरिट 2021 में इन्हें दिया गया था, बिकॉज इनका जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट था। इनको बेसिकली किस काम के लिए जाना जाता है, तो इन्होंने CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में काफी ज्यादा काम किया है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एटम स्मैशर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको रोशनी गोडबोले का नाम भी याद रखना है, 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था। अगला नाम हम देखेंगे सुमति धर्मवर्धन।
नेम्ड न्यू आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट चेयरमैन। आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका के सुमति धर्मवर्धन को बनाया गया है। और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? तो सर रॉनी फ्लैंगन को ये रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि काफी लंबे समय से मतलब 14 सालों से आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट के चेयरमैन थे। अगर हम सुमति जी के बारे में बात करते हैं तो उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया है डिपार्टमेंट ऑफ श्रीलंका में। अगर हम बात करें अबाउट द आईसीसी, इसका फॉर्मेशन 1909 में हुआ था। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 12 मेंबर हैं और कई सारे मेजर टूर्नामेंट्स को आईसीसी कंडक्ट कराता है, जैसे कि टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप एटसेट्रा। एंटी करप्शन यूनिट को एस्टेब्लिशमेंट 2000 में किया गया था और करेंटली जो आईसीसी के चेयरमैन है वो ग्रेग बार्कले हैं और इनको रिप्लेस करेंगे बहुत जल्दी जय शाह। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। रिसेंटली मोदी जी ने मन की बात में भी डिजिटल अरेस्ट पे काफी ज्यादा कंसर्न शो किया था। लगातार हमारे देश में साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो एक नई तरीके का साइबर फ्रॉड आपको डिजिटल अरेस्ट देखने को मिलेगा। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे विक्टिम को वीडियो कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि हम किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी से कॉल कर रहे हैं, जैसे कि सीबीआई से, पुलिस डिपार्टमेंट से, कस्टम ऑफिस से। इस तरीके से हम आपसे बात करते हैं और उसके बाद उनको यहाँ पे बोला जाता है कि आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या आपके सिम को हमने ब्लॉक कर दिया है बिकॉज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, आपका ड्रग्स ट्रैफिकिंग में नाम आया है एटसेट्रा। इस तरीके से लोगों को हरास किया जाता है और बदले में काफी ज्यादा अमाउंट यहाँ पे मांगा जाता है। तो इसे हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। तो लगातार हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट के जो फ्रॉड्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में इंडियन सिटीजन ने लगभग 120 करोड़ रुपीस लूज कर दिए हैं, लॉस्ट कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काफी ज्यादा कंसर्न शो किया है और लोगों से अपील की है कि आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें अगेंस्ट द साइबर क्राइम। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी कई सारे यहाँ पर इनिशिएटिव लिए हैं जिससे साइबर क्राइम को हमारी कंट्री में रोका जा सके। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि मैक्सिमम जो डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस आ रहे हैं वो आप देखेंगे म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से आपको देखने को मिल रहा है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, उसके पहले वो सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि हमारे पास कुछ ई बुक और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो उनको अपडेट करना चाहती हूँ कि एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक एंड कंप्यूटर के, तो इसकी एक कंप्लीट पीवाईक्यू ई बुक अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हो। ओके, तो बस एक और काम करना है छोटा सा, वीडियो की लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सारे फ्रेंड्स जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, अब हिंदुस्तान जिंक ने अपने कुछ नए टारगेट्स को सेट किया है। हिंदुस्तान जिंक टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू डबल प्रोडक्शन कैपेसिटी टू द 2 मिलियन टन। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक जो कि पार्ट है वेदांता ग्रुप का, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले समय में वो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर सके। मतलब 2 मिलियन टन हमें अपनी क्या करनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को करना है। और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के जो सीईओ हैं अरुण मिश्रा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। इसके लिए कंपनी जो है वो कई सारे एंगेजमेंट कर रही है, कई सारे और अलग अलग फर्म से माइनिंग के एरिया में बातचीत कर रही है। यहां पर अगर हम प्रोडक्शन टारगेट के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का जो प्रोडक्शन टारगेट है वो 1.2 मिलियन टन है बाय द 2025, 1.35 मिलियन टन है बाय द 2026 और डबल हमें करना है 2 मिलियन टन। ये हमारा फाइनल गोल है और 1.8 मिलियन टन का टारगेट है 2027 तक का। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई का एक सर्वे सामने आया है और आरबीआई ने कहा है कि लगातार यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो इंक्रीज होते जा रही है। मतलब हमारा जो बैंकिंग एक्सपांशन हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हो रहा है। तो 2023-24 के अकॉर्डिंगली जो आरबीआई का सर्वे कहता है कि इंडियन बैंक इंक्रीज देयर ओवरसीज प्रेजेंस, मतलब हमारे जो भारतीय बैंक है वो अब दूसरे देशों में भी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, तो ओवरसीज प्रेजेंस इंक्रीज होते जा रहा है। और बैलेंस
बैलेंस शीट की जो साइज है वो भी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ये सारी बातें आरबीआई के सर्वे में बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो 8.2% इंक्रीज हुई है। वहीं जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं या उनकी सब्सिडरीज हैं ओवरसीज, वो भी आप देखेंगे कि आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी। फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो उसकी भी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस और एम्प्लॉयज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ब्रांचेस फॉरेन बैंक की 0.6% से इंक्रीज हो रही हैं। वहीं जो ब्रांचेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनका भी इंक्रीमेंट हो रहा है 1.4% से। ये वाली बात बोली गई है। इसके अलावा जो डिपॉजिट साइज है ओवरसीज ब्रांचेस में वो भी इंक्रीज हुआ है 8.8%। ये सारी बातें आरबीआई के सर्वे में रिसेंटली पब्लिश की गई हैं। नेक्स्ट है इंडिया एआई एंड मेटा एस्टेब्लिश सृजन सेंटर फॉर जनरेटिव एआई एट द आईआईटी जोधपुर। तो आईआईटी जोधपुर में इंडिया एआई और मेटा ने पार्टनरशिप करके एक सृजन सृजन क्या है, एक एआई जनरेटिव एआई एक सेंटर है जो कि स्किल अप करने का काम करता है। यूथ को एआई के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम ये सेंटर करेगा। इसको आईआईटी जोधपुर में ओपन किया गया। इसका पर्पस क्या है? इसने इंट्रोड्यूस किया है युव एआई, युवा आई कह सकते हो, युवा आई इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें 10,000 से ज्यादा, यहाँ पे शायद 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिनकी एज 18 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है क्योंकि भारत को एआई हब के रूप में हमें डेवलप करना है और हमारा टारगेट भी है कि $5 ट्रिलियन हमें इकोनॉमी करनी है एआई के साथ। एआईसीटीसी के अगर चेयरमैन के बारे में बात करें तो वो है प्रोफेसर टीजी सीताराम। हम यहाँ पे एआईसीटीसी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि मेटा ने मेथड डिपार्टमेंट और एआईसीटीसी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है और यहाँ पे टैलेंट जो होता है हमारे देश का, जो यूथ है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया सेट टू पार्टिसिपेट इन यूरो नेवल 2024 डिफेंस एग्जीबिशन इन फ्रांस। तो 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में फ्रांस में आपको डिफेंस एग्जीबिशन देखने को मिल जाएगा जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है। फ्रांस इसको होस्ट कर रहा है जिसका नाम है यूरो नेवल और इसमें 104 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। उनमें से एक कंट्री का नाम इंडिया भी है जिसमें अलग अलग नेवल फोर्सेस के नए नए वेपन्स को किस तरीके से हम सिक्योरिटी को इनहांस कर सकते हैं वो सारी चीजों का एग्जीबिशन किया जाएगा जिसका थीम है इनोवेशन, सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन विद इन द नेवल इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करेंगे जीएसएल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 इंडिजीनियसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल्स को इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए कमीशन किया है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रिसेंटली 2 इंडिजीनियस फास्ट पेट्रोल वेसल जिनका नाम है अधम्य एंड अक्षर, इनको डिजाइन किया है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, जिससे इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विलांस इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे ऑफशोर जो असेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाने का हुआ था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ और रिसेंटली 2 को कमीशन किया गया जिनमें से एक का नाम है अधम, दूसरे का नाम है अक्षर। अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का फॉर्मेशन 1957 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक टेंपल के बारे में जहां पर हमें तेलुगु लैंग्वेज में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। नाम है सिम्हाचलम टेम्पल। तो सिम्हाचलम टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तेलुगु इंस्क्रिप्शन को अबव द लॉर्ड हनुमान स्टैच्यू इनको आइडेंटिफाई किया है जो कि 13 सेंचुरी के आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। सिम्हाचलम टेम्पल को बरहा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बरहा आप सभी को पता है कि लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार है। यह टेम्पल आपको विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसका कंस्ट्रक्शन ओडिशा के गजपति रूलर के समय 11th सेंचुरी में किया गया था। बाद में इस टेम्पल को रेनोवेट करने का काम बेंगी चालुक्य ने और नरसिम्हा वन ने किया था जो कि गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे 13th सेंचुरी में। ठीक है, लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज देखेंगे उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कुछ समय पहले हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक पैरामिलिट्री एंड पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका नाम क्या है? हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला के चीफ की रिसेंटली असैसिनेशन हो गया था, डेथ हो गई थी, जिनका नाम था हसन नसरुल्लाह बाय द इजराइल। अब यहाँ पे एक नया चीफ अपॉइंट किया गया है हिजबुल्ला का और हिजबुल्ला का जो नया चीफ है उनका नाम है शेख नईम कासिम। ठीक, डीबीएस बैंक को यहाँ पर बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है फॉर द वीमेन इन इंडिया। मतलब बेस्ट कंपनी फॉर वीमेन इन इंडिया के लिए डीबीएस बैंक को रिसेंटली अवार्ड दिया गया है 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर।
नेक्स्ट है लाहौर डिक्लेयर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अगेन। लाहौर का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 708 आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 700 को क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे जो PM2.5 है वो 431 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि WHO की लिमिट 5.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। WHO की लिमिट से 86 टाइम्स ज्यादा यहाँ पे आपको PM2.5 देखने को मिल रहा है, और AQI 708 है, इसलिए लाहौर को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने रिसेंटली रिक्वेस्ट की है चाइना से 10 मिलियन युआन लोन के लिए। इसके अलावा पीरामल पेमेंट सर्विस लिमिटेड को रिसेंटली प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सर्विस के लिए RBI ने लॉन्च लाइसेंस प्रोवाइड किया है, और अब ये एज अ पीरामल पे की तरह काम करेगी। जैसे कि UPI होता है ना, गूगल पे है, वैसे पीरामल पे आपको देखने को मिलेगा फॉर द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। रिसेंटली RBI ने अप्रूवल दिया है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा S गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु इज करंट CEO ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कंपनी? वॉल्ट डिज्नी कंपनी के CEO कौन है, जिसका फॉर्मेशन 1923 में कैलिफोर्निया में हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉब ईगर। ऑप्शन बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ बोइंग? बोइंग के CEO कौन है? इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बोइंग के CEO आपको मिलेंगे कैली ऑटबर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। What was the percentage increase in the number of employee working in the overseas branches? तो number of employee जो overseas branches में काम करते हैं उनका percentage कितना increase हुआ है? तो अभी हमने देखा 8.2% employment increase हुआ है, वहीं 8.8% deposit भी growth हुआ है overseas bank में। So correct answer is option number B. And this is your question of the day. Which of the following statement is correct regarding the WJP Rule of Law Index 2024? इस इंडेक्स को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। पूछा जा रहा है, ये इंडेक्स एनुअली पब्लिश होता है सिंस 2009। इसमें डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडिया 87th पोजीशन पे। आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, ओनली 1, ऑल द अबव। तो सही आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका रिप्लाई भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।